बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैअन। अगर आप अपनी जॉब के लिए या जो भी आपका ज़रिया मुआश है, रोज़ी रोटी कमाने के लिए आप जो भी करते हैं, उसमें अगर ज़्यादातर सिटिंग इन्वॉल्व्ड है, अगर आप बैठकर काम करते रहे हैं, तो आपका जो स्पाइन कर्वेचर है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें एक स्पेसिफिक किस्म की एक तब्दीली आ जाती है। तो कोई भी रेडियोलॉजिस्ट आपकी उस रीढ़ की हड्डी को देखकर ये बता सकता है कि आप अपनी जॉब के लिए ज़्यादातर बैठकर काम करते रहे हैं, या आप खड़े रहे हैं, या अगर आप कोई एथलीट हैं, आप भागते रहे हैं, या आप किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। इसी तरह अगर आप अपनी बॉडी के किसी पार्ट को किसी कपड़े से बांध देते हैं, या कोई टाइट जूता वगैरह अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो आप अपने बॉडी के जिस पार्ट को बांधते हैं, या जब आप कोई टाइट जूता इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी का वो पार्ट उस स्पेसिफिक जिस सिचुएशन में आपने उसको डिस्टॉर्ट किया होता है, जिस तरफ आपने उसको बांधा या मोड़ा होता है, वो उस तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है, वो उसी तरह डिफॉर्म हो जाता है। अब ये तो फिजिकल चीज़ें होती हैं जो कि हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन कुछ नॉन फिजिकल होती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। मार्कस रेलियस ने भी कहा था कि हमारा जो माइंड होता है, जब बॉडी या जो हमारी स्पिरिट या हमारी पर्सनैलिटी होती है, वो बेसिकली हमारी थॉट्स की शक्ल अख्तियार करती है। जो भी हमारी थॉट्स होंगी वैसा ही हमारा माइंड होगा, वैसी हमारी बॉडी होगी, हमारी स्पिरिट होगी या हमारी पर्सनैलिटी होगी। अब अगर ज़िंदगी को लेकर हमारी कोई नेगेटिव आउटलुक है, कुछ हमारी नेगेटिव सोचें हैं, तो हमारा क्लोज्ड एक माइंड होगा, एक फिक्स माइंडसेट होगा। लेकिन अगर हमारा कुछ पॉजिटिव आउटलुक है, तो हमारा ग्रोथ माइंडसेट होगा। हम जो डिफरेंट मुश्किलें होंगी, उनमें भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज तलाश कर लेंगे। अब ये वो चीज़ें जो कि नॉन फिजिकल हैं, जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये भी हमारी जो लाइफ होती है इसको ट्रांसफॉर्म कर रही होती हैं। हमारी जो लाइफ है वो बेसिकली हमारी थॉट से ही बन रही होती है। तो अब ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये हर जगह मौजूद होता है, हर टाइम पे काम कर रहा होता है, और हम इसको हर टाइम पर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब ये कॉन्शियसली भी हो रहा होता है, अनकॉन्शियसली भी हो रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या वो जो एनवायरनमेंट है, या वो जो थॉट्स हैं जिनको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और जिस तरह हमारी ज़िंदगी या हमारी थॉट्स जिस तरह से चेंज हो रही हैं, अब वो चीज़ें हमने खुद डिज़ाइन की हैं या किसी और की डिज़ाइन की हुई हैं। जो थॉट्स हैं वो हमने खुद अपनाई हैं या किसी और ने हमें दी हुई हैं। जिस एनवायरनमेंट में हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट हमने खुद डिज़ाइन किया हुआ है या किसी और ने डिज़ाइन किया हुआ है। अब जिस तरह की भी वो थॉट्स या एनवायरनमेंट होगा, वैसी ही हमारी लाइफ होगी। वही आउटकम्स, वही रिजल्ट्स हमें अपनी ज़िंदगियों में मिलेंगे। तो हम ये सोच रहे होते हैं कि ये मेरे साथ पता नहीं क्यों हो रहा है, या मुझे पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, या ये चीज़ें मैं किस तरह से अट्रैक्ट कर रहा होता हूँ। तो आज के इस चैप्टर में, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली यही देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और ये काम कैसे करता है, और हम कैसे इसको खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, बजाय इसके कि जो दूसरों का डिज़ाइन किया हुआ है या जो दूसरों का एनवायरनमेंट, दूसरों की थॉट्स हैं, हम उनको रिस्पॉन्ड करते रहें। अब हम ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, लेकिन जिस चीज़ को हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, वही रिजल्ट हमारी ज़िंदगी में आते हैं। अब डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ और एग्जाम्पल्स शेयर करता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो चीज़ें हैं ये रियल लाइफ में किस तरह से काम करती हैं। अब मिडिएवल टाइम्स में, जो कि बेसिकली सन 500 से सन 1500 के दरमियान का जो एक टाइम पीरियड है, 5वीं से 15वीं सदी के दौरान में जो टाइम पीरियड है, उसमें लॉन्ग बो आर्चर्स थे जो कि बेसिकली आर्चरी, तीरंदाजी वगैरह करते थे। अब वो जो एक बो यूज करते थे उस आर्चरी के लिए, उसकी जो हाइट है वो तकरीबन 6 फुट होती थी। वो 6 फुट बड़ी होती थी, और जो उसमें तीर इस्तेमाल होता था वो तकरीबन 37 इंच लंबा होता था। अब वो जो आर्चर्स थे, वो जो तीरंदाज होते थे, उनको उस बो को खींचने के लिए, यानी जो उसका ड्रॉ वेट होता था, वो तकरीबन 100 पाउंड के इक्विवेलेंट होता था। यानी उस लॉन्ग बो आर्चर ने जब उस बो को पुल करना होता था, तो उसको तकरीबन इतना ही जोर लगाना पड़ता था जैसे कि वो 50 किलो का कोई वजन उठा रहा है। अब ये जो ड्रॉ वेट है, ये तकरीबन 90 किलो तक भी चला जाता था। अब डिपेंड करता था कि उसका ड्रॉ वेट कितना है, और उस ड्रॉ वेट की वजह से वो जो तीर छोड़ा जाता था, वो जो तीरंदाज तीर जो फेंकता था, वो तकरीबन 450 से तकरीबन 1000 फुट के फासले पे जाता था। अब वो जो लोग थे वो अपने बच्चों को तकरीबन 7 साल की उम्र से ट्रेन करना शुरू कर देते थे। अब वो वैसे भी ये आर्चरी, ये तीरंदाजी सीखते थे, और ये जंगजू लोग भी होते थे, जंगों में भी यही इनका हथियार होता था। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके जो स्केलेटन्स हैं, जो उनके ढांचे हैं, वो डिफॉर्म होना शुरू हो गए। उनका जो बायां बाजू है, बायां हाथ है, बायां उनका जो शोल्डर है, जो उनका अंगूठा होता था बायां, या उनकी जो उंगली होती थी, इनमें वाज़ेह तब्दीलियां आई होती थी। अगर आप उनका स्केलेटन देखेंगे, इंटरनेट पर आपको इनकी तस्वीरें मिल जाएंगी, तो इनकी जो स्केलेटन की राइट साइड थी, जो इनका दायां बाजू होता था, उसके मुकाबले में जो बायां है वो बहुत हद तक डिफॉर्म हो चुका होता था, बहुत हद तक वो चौड़ा हो गया होता था। तो बाद में कई हजार सालों के बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट को डिफरेंट खुदाइयों में जब उनके स्केलेटन्स मिले, तो वो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो उनके स्केलेटन्स को देखकर ही बता सकते थे कि इनमें से कौन से लॉन्ग बो आर्चरी करते रहे और कौन से नहीं करते रहे। तो अब ये तो एक एग्जाम्पल थी कि किस तरह से जो
हमारा एनवायरनमेंट जो हमने डिज़ाइन किया होता है, जिसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, वो बेसिकली हमें ताकतवर बना रहा होता है, हमें मजबूत बना रहा होता है। अब चाहे हमें पता ही नहीं होता, लेकिन हम इस हद तक गए होते हैं कि हमारी जो स्केलेटन्स हैं, जो हमारी बॉडीज़ हैं, वो तक ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। लेकिन अगर इसी को हम नेगेटिव साइड पर देखें तो चाइना में कोई 10वीं से जो 20वीं सदी है, इसके दौरान में जो उनकी अपर क्लास फैमिली थी, उनमें एक ट्रेडिशन थी जिसको फुट बाइंडिंग कहते थे। अब वो लोग क्या करते थे, वो अपनी बच्चियों के तकरीबन 5 साल की उम्र से जो उनके पाँव होते थे, उनको कपड़ों के साथ बांध देते थे और बाद में उनको बहुत छोटे जो जूते हैं वो इस्तेमाल करने के लिए देते थे। अब जो उनका पाँव होता था, जो उनका अंगूठा होता था, उसको अंदर की तरफ मोड़कर बांध दिया जाता था और फिर उसी साइज का उन्हें जूता दिया जाता था। अब उसको वो एक लोटस एक शेप देने की कोशिश करते थे, क्योंकि ये लोटस शेप उन कबाइल में एक ब्यूटी का एक सिंबल समझा जाता था, एक स्टेटस समझा जाता था। जिस औरत के इस तरह के पाँव होते थे उसको डिजायरेबल कंसिडर किया जाता था। जब चाइना में तरक्की का दौर आया तो 20वीं सदी के शुरू में उन्होंने ये जो ट्रेडिशन थी उसको बैन कर दिया। लेकिन उस वक्त जब तक ये ट्रेडिशन चल रही थी तो उसका रिजल्ट ये होता था कि वो जो औरतें होती थी, उनका जो पाँव था वो तकरीबन 3 इंच का रह जाता था। अब जाहिर बात है, इससे उनको पेन भी होता था, डिफरेंट इन्फेक्शंस भी होते थे, उनको चलने फिरने में भी मसले मसाइल होते थे। लेकिन ये एक ट्रेडिशन थी जिसको वो चाइनीज जो कबाइल थे और उनकी जो औरतें थी वो फॉलो कर रहे थे, उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अब जिस तरह की वो ट्रेडिशन थी, जो भी उनके बिलीफ्स होते थे, जिस चीज़ को वो लेकर चल रहे थे, वही उनको रिजल्ट्स मिल रहे थे। अब चाहे उनको तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो उनको फॉलो कर रहे थे और वही उनको रिजल्ट्स मिल रहे थे। इसी तरह से अगर हम आज के टाइम पे भी बात करें तो जो लोग हाई अल्टीट्यूड्स पर रह रहे हैं, तिब्बत वगैरह में जो लोग रह रहे हैं या जो इथोपियन हाईलैंड्स पर लोग रह रहे हैं, उनकी हमारी निस्बत बेटर ऑक्सीजन प्रोसेसिंग है। उनके जो लंग्स हैं वो हमारी निस्बत बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजन प्रोसेस करते हैं और जो उनके लंग्स हैं वो हमारे मुकाबले में कदरे बड़े हैं और उनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी हमसे ज्यादा हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज ने बेसिकली उन हाई अल्टीट्यूड्स को रिस्पॉन्ड करना होता है। अब ये जो उन इंसानों में तब्दीलियां आई हैं, ये तकरीबन 3000 सालों के दौरान में आई हैं। यानी जिस तरह का उन्हें एनवायरनमेंट मिला वैसे ही उनकी बॉडीज ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। अगर हम अपने आसपास भी देखें तो हम में से जो लोग सेल्फ अवेयर हैं, जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हैं, जिनको पता है कि हमने जिंदगी कैसे डिजाइन करनी है, जो मेडिटेट करते हैं, जिनको अपने थॉट पैटर्न्स का पता है, जिन्हें अपने बिलीफ सिस्टम्स का पता है कि हमने इनको कैसे डिजाइन करना है, तो उनके ब्रेन्स के जो MRI स्कैन्स हैं वो हमें बताते हैं कि उनका जो ब्रेन है वो हमारे ब्रेन्स के मुकाबले में डिफरेंट है। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक साइंटिफिकली प्रूवन एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो चेंज हो जाता है। तो अब वो जो एक्सपीरियंस्ड मेडिटेटर्स हैं, उनके जो MRI स्कैन्स हैं वो हमें बताते हैं कि उनके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हम डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, वो साइज में बड़ा हो गया होता है। इसी तरह उनके दिमाग का एक पार्ट जिसको अमिगडाला कहते हैं, जो कि बेसिकली फियर को रिस्पॉन्ड करता है, वो साइज में छोटा हो गया होता है। यानी उन लोगों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो बड़ा है, जो रेलेवेंट उनका एक दिमाग का पार्ट है जिसने डिसीजन मेकिंग को लेकर चलना है, वो उस पर उनकी गिरफ्त है। लेकिन जो फियर एंजाइटी रिलेटेड जो उनका ब्रेन का पार्ट है वो साइज में कम हो गया है। इसी तरह से जो लंदन में जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उन पर डिफरेंट, उनके ब्रेन पर डिफरेंट साइंटिफिक स्टडीज हैं। आपने उनके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा कि उनके दिमाग का पार्ट जो कि नेविगेशन को कंट्रोल करता है वो आम इंसानों के मुकाबले में बड़ा होता है। क्योंकि अब जब उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना होता है तो लंदन की जितनी भी स्ट्रीट्स हैं या जो भी रूट्स हैं उनको उन्होंने याद करना होता है। तो अब जब वो ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बेसिकली उनके दिमाग का वो जो पार्ट होता है जो नेविगेशन रिलेटेड होता है वो आम इंडिविजुअल के मुकाबले में बड़ा हो गया होता है। इंसानों के अलावा ये जो जानवर होते हैं ये भी जो अपना एनवायरनमेंट है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो स्मॉल लिजर्ड्स होती हैं, ये जो छिपकलियाँ होती हैं, ये जो जंगल में रहती हैं, अब जंगल में तो उन्होंने दरख्तों पर चढ़ना होता है, जो उनके खुराक है वो उन्होंने कीड़े मकोड़े खाने हैं और जो जंगल फ्लोर है, जो वहाँ की ज़मीन है, वहीं पर उन्होंने भागना होता है। लेकिन वो जो छिपकलियाँ शहरों में रह रही होती हैं उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है। अब वो जो शहरों में रह रही हैं उन्होंने बेसिकली ग्लास है, मेटल है, कंक्रीट है, इन चीज़ों को टैकल करना है। तो अब होता ये है कि वो जो शहरों में रह रही हैं छिपकलियाँ, उनके लॉन्गर लिम्स होते हैं, जो उनके उज़्व होते हैं वो बड़े होते हैं, उनके हाथ वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा स्टिकी होते हैं। और शहरों में चूँकि गर्मी भी होती है तो उनकी जो बॉडी होती है वो गर्मी को टॉलरेट करने के लिए भी चेंज हो गई होती है। इसी तरह चूहों के बारे में भी स्टडीज़ हैं कि जो चूहे शहरों में रह रहे हैं और जो देहात में रह रहे हैं उनके जो दिमाग के जो स्कैन्स हैं वो हमें बताते हैं कि उनके दिमागों में भी बहुत फ़र्क होता है। अब वो जो शहरों में रह रहे हैं उन्होंने बेसिकली जो एक नॉइजी एनवायरनमेंट होता है, शोर शराबा है, उसको उन्होंने टैकल करना है। फिर उसके बाद डिफरेंट डेंजर्स हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचानी है, कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स हैं जिनको उन्होंने नेविगेट करना है, अपनी खुराक वगैरह यहाँ पे उन्होंने तलाश करनी है। तो अब वो माइस, वो चूहे जो कि शहरों में रह रहे हैं, शहरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके दिमाग वो जो दूसरे चूहे देहात में रह रहे हैं उनके मुकाबले में बड़े होते हैं। तो अब ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की हैं, इन सब का एनालिसिस, इन सब का रिजल्ट यही है कि आप जो भी रिपीट करते हैं वही आपको मिलता है। जो भी चीज़ आप रिपीट कर रहे होते हैं वही आपको जो है तो एम्पावर कर रही होती है या आपको लिमिट कर रही होती है।
होती है, वही चीज आपकी रियलिटी शेप कर रही होती है। तो वो जो पहली मिसाल में हमने जो आर्चर्स की बात की थी, या फिर जो मेडिटेटर्स हैं, या लंदन के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, अब ये लोग माइंडफुल हैं, ये लोग फोकस्ड हैं, ये लोग डिसिप्लिन्ड हैं, ये पर्पस पे सारा काम कर रहे हैं, तो इनको उस चीज के रिजल्ट मिल रहे हैं। अब वो जो तीर अंदाज था, या जो लंदन का कोई टैक्सी ड्राइवर है या कोई मेडिटेटर है, चाहे उसको नहीं भी पता कि मुझे ये रिजल्ट इस तरह से मिलेंगे, लेकिन अगर वो इन चीजों को फॉलो करता रहेगा, इसी एनवायरनमेंट को, इन्हीं थॉट्स को अगर वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसको वो चेंजेस जरूर मिलेंगी। अब वो जो हमने चाइना वाली की एग्जांपल जो डिस्कस की थी कि वो जो बच्चियों के पाँव जो हैं वो बांध देते थे, फिर उनको छोटे जूते पहनाते थे। अब वो लोग बेसिकली प्रेशर में होते थे, फियर में होते थे, उन्होंने कुछ डिफरेंट जो उनका एनवायरनमेंट था उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड करना था, जो डिफरेंट उनकी जो नॉर्म्स थी, जो भी प्रैक्टिसेस थी, उनको उन्होंने मीट करना होता था। तो उस वजह से, अपने उस कल्चर की वजह से वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे होते थे। वो जो माइस, चूहे, लिजर्ड्स, छिपकलियाँ वगैरह, या जो हाई अल्टीट्यूड पर रहने वाले जो लोग हैं, ये बेसिकली ये सब जो है ये एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अब बेसिकली अगर तो आप माइंडफुल हैं, अगर तो आप डिसिप्लिन्ड हैं, या फिर आप किसी फियर को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या आप सिर्फ एक एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स वही मिलने हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली यही है कि जो आप सोचते हैं, जो आपका बिलीफ होता है, जो आप करते हैं, वही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जो हमारी थॉट्स होती हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमने क्या करना है, और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली हमारा जो पोटेंशियल है उसको डिजाइन करता है, उसको डिटरमिन करता है। तो अब बेसिकली आपने ये देखना है कि आपने अपने आप को, अपनी बॉडी को क्या थॉट्स, क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, और आपने अपना जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। क्या आप उन आर्चर्स की तरह, उन मेडिटेटर्स की तरह, या उन लंदन जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनकी तरह अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, या फिर वो जो खवातीन थी जो चाइना में बच्चियों के जो पाँव बांध देते थे, आप उनकी तरह अपने आप को आपने भी बाइंड किया हुआ है, या फिर उन हाईलैंड पर रहने वाले लोगों की तरह, उन चूहों की तरह, या उन लिजर्ड्स की तरह आप बस अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड किए जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारी जो लिमिटेशंस होती हैं वो हमारे माइंड में होती हैं, हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं। अब अगर हमें उनका पता है तो हम उनको चेंज कर सकते हैं। हमारे हजारों लाखों बिलीफ्स होते हैं, हमारे जितने भी बिहेवियर्स हैं, हम जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी हमारी चॉइसेस हैं, वो कुछ ना कुछ बिलीफ्स पर बेस्ड है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारा जो भी बिलीफ होता है, हमारे माइंड को नहीं पता होता कि वो इमेजिन्ड है या रियल है, वो बस उसको फॉलो कर रहा होता है। हमारे माइंड को नहीं पता होता कि वो चीज़ हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं या हम सिर्फ उससे डर रहे हैं। जो भी हमारा बिलीफ होता है, जो भी हमने अपनी थॉट्स एक अपनाई होती हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस अपनी बॉडी को दे रहे होते हैं, जैसे भी हमने अपना एनवायरनमेंट रिस्पॉन्ड किया होता है, वही हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। आज के इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट आइडिया हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, डिफरेंट कन्फ्यूजन्स क्या हैं, और इनके जवाबात क्या हैं, क्या ये चीज़ें काम करती हैं, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी वगैरह इन चीज़ों के बारे में क्या कहती है। अब ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंप्लीट प्रोसेस है, इसको हम इंशाल्लाह इस वीडियो में, इस चैप्टर में 6 स्टेप्स में, 6 फेजेस में डिस्कस करेंगे। अब मैं ये ट्राई करूंगा कि जब भी हम दूसरे फेज पे मूव कर रहे होंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया हो कि इस पहले फेज का दूसरे से क्या लिंक है। सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड भी हैं, एक की दूसरे से एक रिलेशनशिप भी है और इम्पोर्टेंस भी है कि आप एक के बगैर दूसरे पे मूव नहीं कर सकते। और फिर हम साथ साथ रिकैप भी करते रहेंगे कि हमने क्या चीज़ डिस्कस कर ली है, और अब जब हम नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ होगी, इन सब का आपस में क्या रिलेशन क्या है।